हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट और लिविंग ग्रुप के बारे में समझा था। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एल्कीन। अब एल्कीन में भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और उसके बाद हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कीन टॉपिक और इसमें जो हम सबसे पहले देख रहे हैं दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो यहां पर हम चार मेथड स्टडी करेंगे। वो चार मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सेकंड इज डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड, थर्ड इज फ्रॉम एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड फोर्थ इज फ्रॉम एल्काइंस दैट इज बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और ये चारों ही मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे हमें क्वेश्चंस बहुत बार मिलते हैं, तो इन चारों को ध्यान रखिएगा। और इसमें भी सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अब आप देखोगे तो हमने पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या लिखा है? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो यहां पर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ये किसका एग्जांपल है? एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो बेसिक मीनिंग था ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम दोबारा देख रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या था जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की यहां पर बात करूं तो मैंने आपको एलिमिनेशन के बारे में क्या बताया था कि यहां पर आपके दो सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? एक पाई बॉन्ड में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखता है। मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि दो सिग्मा जो है वो आपको एक पाई में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है और ये जो एक्स वाई ग्रुप्स यहां पर है ये आपको सिस्टम से एलिमिनेट होते हुए दिखते हैं और इसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये भी किसका एग्जांपल है? एक एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज जो हमें पता होना चाहिए कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं दिस रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करना होगा। कैसे? जब हम बोलते हैं कि किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन क्या होता है तो वहां पर हम कंडीशन क्या सीखते हैं? फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस हम बोलते हैं कि डेल्टा जी जो होता है वो आपका लेस देन 0 होना चाहिए। और डेल्टा जी किसके बराबर हम लिखते थे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसके बराबर होता है। तो अगर मुझे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराना है तो ये जो पूरा यहां पर हमने टर्म लिखा ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन की तो एलिमिनेशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं दीज आर जनरली एंडोथर्मिक इन नेचर। एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो डेल्टा एच होता है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है। ये जो डेल्टा एच होता है हम इसको बोल सकते हैं ये पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव क्यों होता है इसका भी आप आइडिया यहां पर लगा सकते हो। आप देखोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हुआ क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन में आप सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो। सिग्मा बॉन्ड आपके रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड आपका रिलेटिवली वीक बॉन्ड होता है। आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ रहे हो और बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा और आप वीकर बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो और बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगा। लेकिन जब आप इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हो तो आपको नेट एनर्जी यहां पर सप्लाई करना पड़ता है क्योंकि आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स तोड़ रहे हो। तो जो आपको जो एनर्जी देना पड़ेगा और सिस्टम से जो एनर्जी रिलीज होगा उसमें डिफरेंस होगा और आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हो। तो जब मैं ओवरऑल इस रिएक्शन की बात करता हूं तो डेल्टा एच इस रिएक्शन का क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं, एंट्रोपी चेंज की बात करूं तो ये हम यहां पे कैसे रिलेट कर सकते हैं? प्रोडक्ट साइड में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा दिख रहा है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो यहां पर रैंडमनेस या फिर एंट्रोपी ज्यादा होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। तो अगर प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है यहां पे एंट्रोपी आपको ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। तो डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी चेंज दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी। तो यहां पर डेल्टा एस का वैल्यू भी क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो जब आप एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हो तो उसमें आपको डेल्टा एच भी जनरली पॉजिटिव दिखता है और डेल्टा एस भी हमें पॉजिटिव दिखता है। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे ओवरऑल ये पार्ट लेस देन 0 चाहिए तो ये कब आप इजीली क्रिएट कर पाओगे? जब आपका टेम्परेचर जो है वो हाई होगा।
अगर आप टेम्परेचर हाई लोगे तो ये जो पीछे वाला टर्म है ये ओवरऑल टर्म आपका इस आगे वाले टर्म पे डोमिनेट कर जाएगा और ये जो ओवरऑल टर्म आपको दिख रहा है ये आपको लेस देन 0 ऑब्जर्व होने लगेगा और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कब फेवर होता है, हाई टेम्परेचर पर फेवर होता है। क्लियर? तो इस पॉइंट को यहां पर ध्यान रखेगा। क्लियर? अब हम यहां पर फिर से अपने इस पार्ट पे आते हैं। यहां पर अब जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या, एल्कीन, और किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विच इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहले वाले को हम बोलते हैं E1 दैट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन एंड सेकंड वाले को हम बोलते हैं E2 दैट इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, और इन दोनों को भी हम डिटेल में एक एक करके कवर करेंगे। और इसमें भी जो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज E2 विच इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन। तो चलिए इस पार्ट को देखते हैं। यहां पर हमने हेडिंग क्या लिया, E2 दैट इज बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। अब इसके पॉइंट्स को देखते हैं और यहां पर इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन। ये हम ऐसा क्यों बोलते हैं ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो इस पॉइंट को अभी हम आगे कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। जब हम E2 रिएक्शन की बात करते हैं तो ये एक स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म होता है, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, और यहां पर कोई कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल इस तरीके का कोई भी इंटरमीडिएट आपको ऑब्जर्व नहीं होता। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा रिगार्डिंग E2 रिएक्शन। अब यहां पर इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे ये सिंगल स्टेप में आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैकेनिज्म को समझने के लिए देखिए हमने लिया क्या है, यहां पर हमने लिया है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में यहां पे जो X है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन। यहां पर एक B जो हमने लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बेस रिप्रेजेंट कर रहा है। इस हेलोजन से अटैच्ड कार्बन को मैं बोल रहा हूं अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड कार्बन को मैं क्या बोल रहा हूं, बीटा कार्बन यहां पर बोल रहा हूं। तो ये यहां पर डेजिग्नेशन जो हमने लिए हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पर होता क्या है, होता ये है कि ये जो बेस है ये फर्स्ट स्टेप में यहां पर ये H को एब्स्ट्रैक्ट करता है किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। जब H+ के फॉर्म में यहां पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस साइड शिफ्ट करते हैं और यहां पर एक पाई बॉन्ड बनाने लगते हैं। लेकिन अगर यहां पर एक पाई बॉन्ड बनेगा तो आप ये देख सकते हो कि इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, जो ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां पर होगा क्या, जैसे ये पाई बॉन्ड यहां पर बनेगा, इस कार्बन का ये जो बॉन्ड है X के साथ ये ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके बाहर निकल जाएगा, X लेके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ये 3 पार्ट जो है ये साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। 3 पार्ट कौन सा, आप पहला देखोगे तो बेस किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, H के साथ, तो बेस का H के साथ बॉन्ड बनाना, इन इलेक्ट्रॉन्स का यहां मूव कर कर पाई बॉन्ड बनाना, CH इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, और जब ये पाई बॉन्ड बन रहा है तो इस हेलोजन का दैट इज X का यहां से डिपार्ट होना इन द फॉर्म ऑफ X-, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां से बाहर निकलना। तो ये तीनों प्रोसेस जो है यहां पर साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। क्लियर? अब आप यहां पर फाइनल प्रोडक्ट ऑब्जर्व करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्या बन चुका है, एक एल्कीन बन चुका है। यहां पर जो पाई बॉन्ड बना ये कौन से पोजीशन के बीच में बना, अल्फा और बीटा के बीच में। तो अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में मुझे एक पाई बॉन्ड ऑब्जर्व होगा, साथ में ये X यहां से बाहर निकल चुका है किस फॉर्म में, X- के फॉर्म में, और ये जो B है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके यहां पे B और H का एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन होता है, और इसलिए हम बोल रहे हैं दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करिए, यहां पर हमने लिखा है कि अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, और यही नेम जो यहां पर आया अब इसको आप रिलेट कर सकते हो। यहां पर हमने लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। इसका सेंस क्या है, अगर आप यहां पे देखोगे तो जो ग्रुप्स एलिमिनेट हुए वो कौन कौन से पोजीशन से हुए, अल्फा से X, बीटा से H, इसलिए इस एलिमिनेशन को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अगर आप पोजीशन को नंबरिंग कर दो, इसको मैं 1 इसको मैं 2 बोल दूं, तो अगेन ग्रुप्स कहां से एलिमिनेट हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से, इसलिए हम इसको 1-2 एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। और सिंपली इसको बहुत बार बीटा एलिमिनेशन भी बोल दिया जाता है। बीटा एलिमिनेशन हम क्यों बोल देते हैं, ये जब रिएक्शन इनिशिएट हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट किया, और कौन से पोजीशन से, बीटा पोजीशन से। तो सिंस आपका ये जो H है ये बीटा पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है और ये रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, तो इस H के रिस्पेक्ट में हम सिंपली इस एलिमिनेशन को क्या बोल देते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं। और ये इनके नेम्स के बारे में यहां पर हो गया। क्लियर?
अब यहां पर एक और चीज समझिए, जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो जिस स्टेट के थ्रू ये होके गया होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में यहां पर देखूं तो ट्रांजिशन स्टेट हमें कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होता है। अब यहां पर देखिए कि इसका मीनिंग क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। हुआ क्या, ये जो B है इस H के साथ बॉन्ड बनाने लगा, तो मैं ये पार्ट को बोल सकता हूं कि यहां तो बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है। अब यहां पर देखिए ये बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये C और H का बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि C और H का यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब ये C और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करके यहां पे C और C के बीच में एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां पर एक पाई बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है। लेकिन जैसे ये पाई बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहां से निकल रहा है और C और X का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बॉन्ड है आपका ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है ये आपका साइमल्टेनियसली चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पहले बॉन्ड टूटा उसके बाद यहां पर बॉन्ड बना। इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और ये एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट होता है, जो कि हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? अब एक और इंफॉर्मेशन जो आगे के लिए ध्यान रखिएगा, जिसको हम आगे यूज भी करेंगे, वो ये कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें आप देख सकते हो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट हैज डेवलपिंग कैरेक्टर ऑफ अ डबल बॉन्ड। यहां पर आपको डबल बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा, और जब ये पूरा यहां से बॉन्ड टूट चुका होगा तो आपको एल्कीन फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट हैज डेवलपिंग कैरेक्टर ऑफ अ डबल बॉन्ड, और इसको हम आगे यूज करेंगे। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? अब ये ओवरऑल प्रोसेस को एक बार फिर से देखिए। यहां पर इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहां पर आप देखोगे तो इसका मीनिंग क्या है। जब आप किसी एल्काइल हैलाइड को ले रहे हो और वहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोल रहे हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मीनिंग क्या है? यहां पर H का और X दैट इज हेलोजन का रिमूवल होता है, इसलिए इस प्रोसेस को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला जाता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हमने किसका किया? एल्काइल हैलाइड किया क्या? तो एल्काइल हैलाइड का जब आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हो तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है वो क्या ऑब्टेन होता है? एल्कीन यहां पर ऑब्टेन होता है। एंड दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर? तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में इतना हमें डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं होता। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें 3 पार्ट चाहिए होगा। 3 पार्ट में से पहला पार्ट कौन सा? यहां पर आप देखोगे तो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? इस बीटा पोजीशन पे हमें क्या करना है? बीटा से हमें H को रिमूव करना है। अगेन बीटा से H को रिमूव करना है। अल्फा से हमें किसको रिमूव करना है? हेलोजन को रिमूव करना है। एंड अल्फा बीटा के बीच में यहां पर क्या बना देना? डबल बॉन्ड हमें क्रिएट कर देना। तो ये 3 पार्ट में आप इस मैकेनिज्म को समराइज कर सकते हो। बीटा से कौन हटेगा? H। अल्फा से कौन हटेगा? आपका X। और अल्फा बीटा के बीच में क्या बनेगा? यहां पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक रहेगा, जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे रिगार्डिंग E2 मैकेनिज्म, तो हम ये तरीका यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? अब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इससे रिलेटेड हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। चलिए उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहां पे? काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं? E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। E2 रिएक्शन कितने स्टेप में कवर हुआ? एक सिंगल स्टेप में। और अगर सिंगल स्टेप में एक रिएक्शन कवर हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर आपको याद हो तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये तरीका होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। तो अगर मैं इस E2 रिएक्शन की बात करूं तो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और इसका भी अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो सेम तरीका होगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मेरा रिएक्टेंट यहां पर कौन कौन है? एल्काइल हैलाइड और साथ में बेस है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो हम उसको नहीं भी लिखे तो हमें यहां पर ये चीज समझ में आता है, और ये E2 रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर? अगेन एक और टर्म की हम बात करें जो हम केमिकल काइनेटिक्स में सीखते हैं, दैट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता था? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। सम ऑफ पावर, यहां पे पावर क्या है? 1, यहां पे पावर क्या है? 1। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। तो इस रिएक्शन की अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है।
इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होता है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस अगर आपको ध्यान हो ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी आता है, तो यहां पर हम सीधे बोल सकते हैं कि ऑर्डर अगर इसका 2 है तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपका यहां पर रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं वो 2 है, तो ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी। और सिंस E2 रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 2 होता है, इसीलिए जब हम ये E2 लिखते हैं तो E का तो सेंस है एलिमिनेशन, बट इस 2 का क्या सेंस है, बाय मॉलिक्यूलर। और बाय मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है, इसलिए इसको E2 करके लिखा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग काइनेटिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने यहां पर क्या लिखा है, ट्रांजिशन स्टेट हैज डेवलपिंग कैरेक्टर ऑफ अ डबल बॉन्ड। मैंने आपको अभी बताया था कि इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन स्टेट में आपका डबल बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होता है। इसके नीचे हमने क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो आपका इंक्रीज करेगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। ये हम क्यों बोल सकते हैं, इसको अगेन रिलेट करिए। अगर मैं आपको एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो यहां पर कुछ इस तरीके से हम बनाते थे। ये मेरा रिएक्टेंट का एनर्जी होता है, ये मेरा प्रोडक्ट का एनर्जी होता है। ये जो यहां पर पोजीशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और यहां से यहां जाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये चीज हम केमिकल काइनेटिक्स में सीखते हैं। क्लियर? अब यहां पर एक चीज सोचिए, ये ट्रांजिशन स्टेट आपका हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट होता है। अगर मैंने ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी को कम कर दिया, अगर ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल हुआ तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होगा। और अगर ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम हुआ तो ये जो पीक है ये आपको नीचे आते हुए दिखेगा। ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है वो कम हो गया। ट्रांजिशन स्टेट का अगर एनर्जी कम हो जाएगा तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए जो आपको एनर्जी अब चाहिए होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होना मतलब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होना, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होना मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होना। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीजेस तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। और इसका रीजन क्या है कि ये जो होता है वो आपका डिक्रीज होता है अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो रहा होता है। क्लियर? अब यहां पर इसका क्या यूज है, यहां पर अब देखिए हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ E2। अगर मैं E2 रिएक्शन की बात करूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। क्यों? ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब एल्कीन का कैरेक्टर है। और अगर आपका एल्कीन स्टेबल हो रहा होगा तो ट्रांजिशन स्टेट में जो एल्कीन का कैरेक्टर डेवलप हुआ, ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल हो रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसलिए रेट ऑफ E2 जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के प्रोपोर्शनल होता है। अब क्वेश्चन में हमें कैसे यूज करना है इसका, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, ये तीनों क्या है, एल्काइल हैलाइड दिए। अब इन तीनों एल्काइल हैलाइड में मुझे E2 रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है। तो जब भी E2 रिएक्शन का रेट आपको कंपेयर करने बोले तो यहां पर एल्कीन बनाइए, उस एल्कीन बना के उन एल्कीन का स्टेबिलिटी चेक करिए, और एल्कीन जितना स्टेबल होगा उतना ही E2 रिएक्शन का रेट भी आपका ज्यादा होगा। तो सपोज अगर मैं इसमें एल्कीन बनाऊं, हम एल्कीन कैसे बनाएंगे, हमें E2 करना आना चाहिए। और E2 करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इस X से जो अटैच्ड कार्बन है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और यहां पर इन तीनों में से मैं किसी को भी बोल सकता हूं कि ये तीनों आइडेंटिकल पोजीशन है, तो सपोज इसको मैंने बीटा कार्बन बोल दिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बीटा से H हटेगा, अल्फा से X हटेगा, अल्फा बीटा के बीच में यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर भी बोलूं आपको तो इस पोजीशन को मैं बोल सकता हूं अल्फा पोजीशन, और इससे अटैच्ड कार्बन को यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये बीटा कार्बन होगा। यहां पर भी ये दोनों पोजीशंस आइडेंटिकल है तो मैं इन दोनों को ही यहां पर बीटा पोजीशन बोल सकता हूं, और यहां पर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये तीनों ही बीटा पोजीशंस है। बीटा से H हटेगा, अल्फा से X हटेगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली X से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा से H हटेगा, अल्फा से X हटेगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इन तीनों केस में ऐसा एक एल्कीन मुझे ऑब्जर्व होगा। फर्स्ट केस में आप देख सकते हो हमने इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, सेकंड केस में आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया और यहां से H और X हट गया, और थर्ड में इन दोनों के बीच में हमने डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। क्लियर? अब जैसे ही एल्कीन बना, इनका स्टेबिलिटी चेक करिए। अगर मैं एल्कीन के स्टेबिलिटी के कंसेप्ट की बात करूं तो अगेन जीओसी में हमने सीखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन हम देखते थे, अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट करते थे। तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, टोटल मिला के यहां पर हम बोल सकते हैं 6 अल्फा H प्रेजेंट है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहां पर
3 अल्फा H प्रेजेंट है, एंड इस केस में आप देख सकते हो 0 अल्फा H प्रेजेंट है, विच मीन सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो अगर एल्कीन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो इसका जो रेट होगा E2 का वो भी ऑर्डर यही आएगा। तो जब हम E2 रिएक्शन की बात करते हैं तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रेट 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड से ज्यादा और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रेट 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से ज्यादा आता है। हम एल्काइल हैलाइड का डिग्री कैसे देखते हैं, ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को आप चेक करिए, ये कार्बन कौन सा दिख रहा है आपको, 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बन। तो अगर कार्बन 3 डिग्री है तो इस हैलाइड को भी हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस हेलोजन से अटैच्ड कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो दिस इज 2 डिग्री, तो इस हैलाइड को भी हम 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। हेलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और एक कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो E2 रिएक्शन में जब हम रेट की बात करते हैं तो ये तरीका होता है रेट कंपेयर करने का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम यहां पे क्या देख रहे हैं, हमने क्या लिखा है, इन RDS स्टेप CH and CX बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। जब हम RDS स्टेप की बात करते हैं, ये तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वही उसका RDS भी होगा। तो यहां पर जब हम RDS की बात करते हैं तो जो एक स्टेप है वही इस रिएक्शन का RDS है। और उस स्टेप में क्या हो रहा था, क्या क्या हम बॉन्ड तोड़ रहे थे, आपको ये ध्यान हो तो बीटा पोजीशन से कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, CH, और अल्फा पोजीशन से CX का बॉन्ड टूट रहा था और ये उसी स्टेप में हो रहा था। तो यहां पर हमने लिखा है CH and CX बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ दीज बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में रेट कंपेयर करने बोले और उसमें जो डिफरेंस है वो इस X का दे दिया, X की जगह IBrClF लिख के दे दिया और आपसे ये पूछा कि इनमें E2 का रेट सबसे ज्यादा किस में होगा। अब इसको सिंपल लॉजिक से सोचिए, इनमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है। जब मैं RI बॉन्ड की बात करता हूं, दिस इज वीकेस्ट बॉन्ड, और अगर ये बॉन्ड आपका वीकेस्ट है तो ये बॉन्ड सबसे फास्ट टूटेगा और ये बॉन्ड अगर फास्ट टूटेगा तो E2 का रेट भी मुझे ज्यादा ऑब्जर्व होगा। तो अगर मैं इनमें कंपेयर करूं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है वो RF का और सबसे डिफिकल्टी से जो टूटेगा वो RF का, तो उसमें मुझे रेट सबसे कम ऑब्जर्व होगा। ये तो किससे लेट हो गया, CX से। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, बीटा पोजीशन से कौन सा बॉन्ड टूटता है, C और H का, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे दूं कि मेरे पास CH बॉन्ड है या फिर CD बॉन्ड है तो E2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, इन दोनों में से कौन सा वीकर बॉन्ड होता है। CH बॉन्ड जो होता है आपका, दिस इज वीकर कंपेयर टू CD। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो अगर CH है और CD है तो किसमें रेट हमें बेटर ऑब्जर्व होगा, CH बॉन्ड में कंपेयर टू CD बॉन्ड में। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया तो हम इसको भी इजीली रिलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग E2 रिएक्शन, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में E2 रिएक्शन करना है, तो उसके लिए हमें ये रिएजेंट्स याद होने चाहिए। जब भी आपको एल्काइल हैलाइड दिखे और साथ में एल्काइल हैलाइड के ये रिएजेंट्स दिखे, एल्कोहलिक KOH, NaNH2 जिसको हम सोडा बैंड बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन जिसको शॉर्ट में TERT या फिर और शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। एंड दीज आर वेरी पावरफुल बेसिस। तो ये जब भी आपको एल्काइल हैलाइड के साथ दिखे, ऑलवेज थिंक ऑफ E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन करने का मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करना है और उसमें आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसी से हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये E2 रिएक्शन का आपको प्रोवाइडेड है, इसलिए इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो E2 रिएक्शन का है वो है रिगार्डिंग इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिगार्डिंग E2 रिएक्शन। यहां पर हमने क्या लिखा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन जो होता है इट इज एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसके नीचे के स्टेटमेंट को देखिए, हमने क्या लिखा है, लिविंग ग्रुप जो हमारा यहां पर हेलोजन है एंड बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको आप इन दोनों यहां पर डायग्राम से समझिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम इस पर्टिकुलर यहां पर फिगर की बात करें तो यहां पर ये जो CH बॉन्ड है और ये CX बॉन्ड है, ठीक है, ये जो CH है और ये CX है, ये आपको इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऑपोजिट साइड दिख रहा है और ऐसे को हम बोलते हैं कि CH एंड CX आर एंटी टू ईच अदर।
जब आपका CH और CX इस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के कहां दिखे, ऑपोजिट साइड दिखे। और इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, यहां पर जो CH है और CX है ये दोनों आपको कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड दिख रहा है। तो यहां पर हम बोलते हैं दीज टू आर सिन टू ईच अदर। यहां पर एंटी है और यहां पर सिन है। क्लियर। अब E2 के लिए जो कंडीशन है वो ये कि जब आप इस CH और CX की बात करते हो ये आपका एंटी पोजीशन पर होना चाहिए। अगर ये सिन पोजीशन पर हुआ तो यहां पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाता। ये कंडीशन होता है E2 रिएक्शन का। क्लियर। अब ये ऐसा क्यों होता है उसको हम समझते हैं। तो यहां पर आप देखोगे जब CH और CX एंटी पर है, इसके नीचे हमने क्या लिखा है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन लिखा है। इसको एक मॉडल के थ्रू समझते हैं। अब आप यहां पर देखिए हमने क्या किया है, ये जो यहां पर बॉन्ड है ये आपका C और H का बॉन्ड है। यहां पर ये जो बॉन्ड है ये आपका C और X का यहां पर बॉन्ड है। और आप ये देख सकते हो ये दोनों कैसे हैं, एंटी टू ईच अदर है। लेकिन इसी को अगर आप फ्रंट ऑन देखोगे तो फ्रंट ऑन जैसे आप देखोगे तो आपको ये चीज यहां पर विजुलाइज होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है दिस इज अ स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहां पर बॉन्ड ऊपर है लेकिन आपको पीछे यहां पर बॉन्ड नीचे दिखेगा। ये बॉन्ड अगर आपको राइट में दिखेगा तो इसके पीछे के साइड आपको बॉन्ड लेफ्ट में दिखेगा। सिमिलरली फ्रंट में ये जो बॉन्ड लेफ्ट में है इसमें बैक में आपको जो बॉन्ड है वो टुवर्ड्स राइट दिखेगा। और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फॉर्म की तो यहां पर हमने क्या लिखा, सिन। और सिन जो होता है आपका वो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको भी हम समझते हैं। अब आप यहां पर इस मॉडल को देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये दोनों सिन है टू ईच अदर, ये हमें समझ में आना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो ये आपका CH और ये आपका CX बॉन्ड और ये दोनों आपके सेम साइड है। तो ये दोनों कैसे हैं, सिन टू ईच अदर है। अगेन जब आप सिन की बात करते हो तो यहां पर जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन आपको दिखता है। अगर मैं इसी को फ्रंट ऑन देखूं तो अब आप यहां पर विजुलाइज करिए, जैसे ही मैंने इसको फ्रंट ऑन लिया आपको ये दिखेगा कि ये जो फ्रंट वाले बॉन्ड्स है ये पीछे वाले बॉन्ड्स को एक्लिप्स कर रहे हैं। इस CH के पीछे CX है, इस बॉन्ड के जस्ट पीछे ये बॉन्ड है एंड इस बॉन्ड के जस्ट पीछे आपको यहां पर एक बॉन्ड ऑब्जर्व होगा। तो ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। क्लियर। तो जब मैं एंटी की बात करता हूं तो ये तो आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब मैं सिन की बात करता हूं ये कैसा होता है, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर ये सोचिए कि अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। और अगर स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल है तो स्टैगर्ड से बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर स्टैगर्ड से बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होगा। ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कम होने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होना, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगा तो रिएक्शन इजीली प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन अगर आप एक्लिप्स फॉर्म की बात करो, एक्लिप्स फॉर्म आपका कैसा है, इट इज अनस्टेबल। तो इससे बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट भी अनस्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज्यादा होगा विच मींस एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ तो आपका रिएक्शन इजीली प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि जब एलिमिनेशन होना चाहिए E2 में तो कैसा होना चाहिए, ये दोनों एंटी पर होंगे तो ही फेवरेबल होगा, सिन पर होंगे तो फेवरेबल नहीं होगा। क्लियर। इसका एक और रीजन ये है कि जब मैं इस पर्टिकुलर की बात करता हूं दैट इज व्हेन दीज टू आर सिन टू ईच अदर, तो यहां पर अगर आप मैकेनिज्म से सोचोगे तो यहां पर होता क्या था, सबसे पहले हम बेस लेते थे, ये बेस यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करता था, H को किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। बेस जब H को H+ के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करता था ये बॉन्ड इस साइड मूव करके यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट करता था, और ये जो हेलोजन है ये हेलोजन आपका रिमूव होता था सिस्टम से किस फॉर्म में, X- के फॉर्म में। तो यहां पर अगर आप देखोगे और अगर ये सिन है तो यहां पर एक और दिक्कत ये है कि ये जो बेस है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और जब ये हेलोजन यहां से डिपार्ट करेगा X- के फॉर्म में डिपार्ट हो रहा होगा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहां पर इनमें आपस में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है अगर ये दोनों आपके सेम साइड होंगे। अगर आप इस एंटी फॉर्म की बात करो तो यहां पर अगर आप बेस लोगे, ये बेस यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हेलोजन यहां से अगर निकल रहा होगा तो ये दोनों आपके ऑपोजिट साइड होने की वजह से यहां पर ऐसा कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं आता। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी हमें यहां पर ये समझाता है कि यहां पर जो कॉन्फर्मेशन होना चाहिए वो कैसा, स्टैगर्ड, मतलब आपका एंटी फॉर्म होना चाहिए, और ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। इसीलिए E2 रिएक्शन जो होता है ये एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और ये पॉइंट को हमें याद रखना होता है। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं इस क्वेश्चन में स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल है।
सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि हमने लिया क्या है, एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड के साथ अगर आपको एल्कोहलिक केओएच दिखे तो थिंक E2। हमने रिएजेंट्स में कौन कौन से रिएजेंट लिखे थे, एल्कोहलिक केओएच, NaNH2 और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो अगर आपको एल्काइल हैलाइड के साथ एल्कोहलिक केओएच दिखे तो आपके दिमाग में रिएक्शन कौन सा आना चाहिए, E2। अब हम E2 रिएक्शन करते कैसे हैं, हेलोजन से अटैच्ड कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे नेक्स्ट अटैच कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो यहां पर ऊपर भी बीटा कार्बन है और यहां पर इस कार्बन को भी हम बीटा कार्बन बोलेंगे। अब आप इस बीटा कार्बन को अगर देखोगे तो यहां पर वेज पर आपको क्या दिख रहा है, CH3। अगर वेज पर CH3 है, इसका मतलब यहां पर डैश पर कौन प्रेजेंट होगा, H प्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर इस बीटा कार्बन को आप देखोगे तो यहां पर डैश पर कौन प्रेजेंट है, CH3, विच मींस यहां पर वेज पर कौन प्रेजेंट होगा, H प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो मुझे इसका आइडिया होना चाहिए। अब जब हम E2 रिएक्शन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये एंटी एलिमिनेशन होता है। तो एंटी एलिमिनेशन का जो सेंस होता है जब आपको वेज डैश बना के दिया जाए तो वो ये होता है कि अगर आपका लिविंग ग्रुप, जो कि इस केस में हेलोजन है, अगर आपका लिविंग ग्रुप वेज पे है तो आपका H जो रिमूव होगा वो कहां से होना चाहिए, डैश से। और अगर आपका लिविंग ग्रुप डैश पर है तो H कहां पर होना चाहिए, वेज पे। इसका मीनिंग क्या है, चलिए इसको दोबारा एक बार यहां से देखते हैं। अगर मैं इस हेलोजन को देखूंगा, ये आपको कहां पर दिख रहा है, इस वेज बॉन्ड पे दिख रहा है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पर जो H है वो यहां पर कहां पे है, डैश पे। तो हम बीटा से क्या रिमूव करते हैं, H, और अल्फा से हम क्या हटाते हैं, हेलोजन, और अल्फा बीटा के बीच में हम क्या क्रिएट करते हैं, डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये आपका वेज पर है और ये आपका डैश पर है, विच मींस हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है ये एंटी टू ईच अदर है और यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा। अगेन अगर आप इस कार्बन को देखो, ये भी बीटा कार्बन है, यहां पर भी H है, बट ये जो H है ये कहां पर है, वेज पे, और ये Br भी कहां पर है, वेज पे, विच मींस ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों सिन टू ईच अदर है और यहां पर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं कौन से बीटा H को यूज करूंगा, इस बीटा H को यूज कर यहां पर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बीटा से हम H हटाएंगे, अल्फा से इस हेलोजन का हटाएंगे और अल्फा बीटा के बीच में यहां पर क्या क्रिएट कर देंगे, डबल बॉन्ड। तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे इस पर्टिकुलर केस में दिखेगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, एंड ये CH3 जो है आपका, ये आपका इस पोजीशन पर मेंटेन रहेगा। क्लियर। अब हम ऐसा यहां पर क्यों बोलते हैं कि अगर एक वेज पर है और दूसरा डैश पर है तभी यहां पर एलिमिनेशन होगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए चलिए इसको मॉडल से एक बार देखते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है और ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है ये इस प्लेन में यहां पर प्रेजेंट है। ये दोनों जो बॉन्ड है ये आपके इस प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और इसी को हम वेज बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहां पर आपका CH3 है और Br है। और ये जो यहां पर H लगा हुआ है ये आपका इस बोर्ड के प्लेन के अंदर के साइड है और इसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। यहां पर हमने ये जो CH3 है डैश पर, इसको यहां पर शो नहीं किया है क्योंकि जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो हमें इस पार्ट से ही मतलब होगा। क्लियर। अब यहां पर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर आपका ये वेज पर है तो ये डैश पर होना चाहिए। अगर आप इस रिंग को इस तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर अब आपको दिखेगा कि जो वेज डैश था वो इस तरीके से ऑब्जर्व करने पे आपको दिखेगा कि एंटी टू ईच अदर आ रहा है। ये जो Br और ये जो H है, दीज टू आर एंटी टू ईच अदर। और हमारा एलिमिनेशन का कंडीशन क्या था कि आपके ये दो ग्रुप्स अगर एंटी टू ईच अदर होंगे तो ही वहां पर एलिमिनेशन होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जब एलिमिनेशन हम कराते हैं तो एक वेज पर होना चाहिए और दूसरा डैश पर होना चाहिए, क्योंकि अगर एक वेज और दूसरा डैश पर हुआ तो ही वो दोनों एंटी टू ईच अदर होंगे और वहां पर एलिमिनेशन पॉसिबल होगा। क्लियर। E2 रिएक्शन से रिलेटेड एक और पॉइंट देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले तो यहां पर देखिए एल्काइल हैलाइड के साथ क्या दे दिया, एल्कोहलिक क्यूएच। मतलब आपको क्या सोचना है, यहां पर E2 रिएक्शन के बारे में सोचना है। अब हम E2 रिएक्शन करते कैसे हैं, अगेन उसको सोचिए। हेलोजन से अटैच्ड कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और इससे जो नेक्स्ट अटैच्ड कार्बन होगा ये आपका बीटा कार्बन होगा। एंड आप देख सकते हो यहां पर भी कार्बन है तो मैं इसको भी बीटा कार्बन बोल सकता हूं। क्लियर। अब E2 रिएक्शन में होता क्या है, बीटा पोजीशन से H हटता है, अल्फा से आपका हेलोजन हटता है और अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। यहां पर आपके पास दो डिफरेंट बीटा कार्बन प्रेजेंट है, विच मींस यहां पर हम दो डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं इस बीटा से H हटाऊंगा, यहां से हेलोजन हटाऊंगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर मैंने यहां से H हटाया,
यहां से हेलोजन हटाया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 2 प्रोडक्ट यहां पर पॉसिबल है। क्लियर? अब इन दोनों एल्कीन की अगर मैं बात करूं, ये जो एल्कीन है इसको हम बोल रहे हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और इस एल्कीन को हम बोल रहे हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इसका यहां पर मीनिंग क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन से देखिए कितने एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और अगर मैं यहां पर चेक करूं डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और यहां एक भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। तो जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर आपको ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच दिखे उसको हम बोल रहे हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और दूसरे वाले को हम यहां पर बोल रहे हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्लियर? अब ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है इसको हम बोलते हैं ZZEF या फिर ZSEF एल्कीन। अगेन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन एल्कीन। तो ये जो यहां पर प्रोडक्ट बना इसको हम क्या बोल रहे हैं? ZZEF या फिर ZSEF प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अब जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो जनरली जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा बनता है? ZZEF प्रोडक्ट बनता है। दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें मेजर प्रोडक्ट ऑब्जर्व होता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका जो माइनर प्रोडक्ट है वो हमें वहां पर ऑब्टेन होता है। क्लियर? अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो आपको मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा होगा? इसका रीजन ये है कि ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है दिस इज योर मोर स्टेबल एल्कीन। हम मोर स्टेबल एल्कीन इसको क्यों बोल रहे हैं? एल्कीन का हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते थे? अल्फा H गिनकर। तो यहां पर आप देखोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 3H, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 3H, टोटल मिलाकर यहां पर 6 अल्फा H प्रेजेंट है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इस एल्कीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और यहां पर कितना अल्फा H प्रेजेंट है? 2 अल्फा H प्रेजेंट है। तो अगर मैं इन दोनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल एल्कीन की बात करूं तो वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है? ये जो ZZEF प्रोडक्ट यहां है। और इसलिए हम बोलते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? ZZEF प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? अब यहां पर हमने ये 2 टर्म तो सीख लिए, ZZEF और हॉफमैन, लेकिन आगे से ये ध्यान रखिएगा जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ और उसमें अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल है तो आप मेजर प्रोडक्ट किसको बनाओगे? जो आपका मोर स्टेबल बन रहा होगा। तो यहां पर इन दोनों प्रोडक्ट में मैं डायरेक्टली ये बोल देता कि ये आपका मोर स्टेबल एल्कीन है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर ये जो प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट है ये आपका ब्यूट-2-ईन है। इसका IUPAC नेम जो है इट इज ब्यूट-2-ईन, और यहां पर भी इस ब्यूट-2-ईन के बारे में अगर सोचोगे तो ये 2 फॉर्म में आप सोच सकते हो। कौन सा? एक सिस फॉर्म और दूसरा ट्रांस फॉर्म। यहां पर ये GI शो करेगा तो यहां पर सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म आप दोनों सोच सकते हो। और अगर क्वेश्चन में स्टीरियो से रिलेटेड भी आपसे कुछ पूछ दिया और आपको ऑप्शन में सिस फॉर्म भी दे दिया, ट्रांस फॉर्म भी दे दिया, तो आप इसमें भी मेजर किसको बताओगे? ट्रांस फॉर्म को बताओगे, बिकॉज दिस इज योर मोर स्टेबल एल्कीन। ट्रांस फॉर्म का जो स्टेबिलिटी होता है वो सिस फॉर्म से ज्यादा होता है। तो इन दोनों में से भी हम मेजर किसको बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म को बोलेंगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर आपको ब्यूट-1-ईन और ब्यूट-2-ईन दे दिया, यहां पर ये दोनों फॉर्म आपको शो नहीं किया तो आप ब्यूट-2-ईन को मेजर बोल दोगे, लेकिन उसमें भी अगर आपको सिस और ट्रांस बना के दे दिया तो फिर उस केस में आप किसको मेजर बोलोगे? ट्रांसफॉर्म को यहां पर मेजर बोलोगे। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखेगा, और ये 2 टर्म्स भी ध्यान रखेगा जो हमने यहां पर सीखा। एक है ZZEF या फिर ZSEF प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरा हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं? कंपेयर रेट टुवर्ड्स E2। हमें इनके बीच में E2 का रेट कंपेयर करना है, और मैंने आपको कंसेप्ट क्या सिखाया? रेट ऑफ E2 रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, विच मींस आपको एल्कीन बनाना पड़ेगा, एल्कीन के बीच में स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा, और जहां पर आपका स्टेबल एल्कीन बन रहा होगा वहां पर E2 का रेट भी ज्यादा होगा। तो चलिए अगर मैं इन तीनों में यहां पर कंपेयर करूं तो हमें क्या करना है? एल्कीन बनाना है। एल्कीन हम कैसे बनाते हैं? हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन,
नेक्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। ये दोनों सिमेट्रिक है, आप किसी भी पोजीशन को चूज करो। बीटा पोजीशन से हम क्या हटाएंगे? H। अल्फा से हम क्या हटाएंगे? हेलोजन। और अल्फा बीटा के बीच में यहां पर क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। तो यहां पर ऐसा एक एल्कीन बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच कार्बन बीटा कार्बन, यहां पर क्या प्रेजेंट है? H। यहां से H हटाएंगे, यहां से हेलोजन हटाएंगे, अल्फा बीटा पोजीशन के बीच में क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड। क्लियर? अगेन ये चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पर भी एक H तो प्रेजेंट है, बट हम इस H का यूज करके यहां पर एलिमिनेशन नहीं करेंगे। रिंग में आपका दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। रिंग में दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने का क्या मतलब हो गया? अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दूं तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन जो है ये तो sp होना चाहिए, और sp मतलब बॉन्ड एंगल कितना? 180 होना चाहिए, जो कि यहां पर रिंग में पॉसिबल नहीं है। तो रिंग में कभी भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स क्रिएट इस तरीके से नहीं करेंगे। क्लियर? तो इस पॉइंट को यहां पर ध्यान रखिएगा। और इसी रीजन से हमने जो H को चूज किया वो हमने इस H को चूज किया, ना कि ये लेफ्ट वाले H को चूज किया। अगर मैं थर्ड की बात करूं, हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, यहां पर H है, H हटेगा यहां से, Cl हटेगा यहां से, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब अगर इन तीनों प्रोडक्ट को हम देखें, इसमें स्टेबिलिटी डिसाइड करिए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? थर्ड। रीजन ये कैसा है? एरोमेटिक है। अगेन सेकंड और फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहां पर आपको दिख रहा है कि रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन है, और यहां पर एज सच कोई रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन नहीं है। तो अगर मैं सेकंड और फर्स्ट की बात करूं तो यहां पर रेजोनेंस है एंड यहां पर कोई रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। तो इनमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो 3, 2, 1 होगा। और अगर मैं रेट टुवर्ड्स E2 की भी बात करूं तो ये भी क्या होगा? 3, 2, 1। ये ऑर्डर हमारा यहां पर आएगा। तो इस तरीके से हम एल्कीन बना के क्या कंपेयर करेंगे? रेट टुवर्ड्स E2 कंपेयर करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मुझे इनके में कंपेयर करना है, अगेन तरीका हमारा सेम है। क्या करिए? एल्कीन बनाइए। हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन को हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। यहां पर क्या प्रेजेंट है? 2 H प्रेजेंट है। तो जब हम एलिमिनेशन करेंगे, बीटा से H, अल्फा से आपका यहां पर हेलोजन रिमूव होगा, और अल्फा बीटा के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये एल्कीन यहां पर बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन को मैं बीटा कार्बन बोल सकता हूं, इस कार्बन को भी आप बोल सकते हो, दोनों सिमेट्रिक ही है, आप कहीं से भी एल्कीन बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी आपको दिख रहा है कि H प्रेजेंट है, तो बीटा से H हटेगा, अल्फा से ये लिविंग ग्रुप हटेगा, और यहां पर भी एल्कीन बन जाएगा। क्लियर? अब आप यहां पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों ही केस में जो एल्कीन बन रहा है वो सेम बन रहा है। एल्कीन अगर सेम बन रहा है, इसका मतलब हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाले पॉइंट को यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही केस में एल्कीन का स्टेबिलिटी सेम होगा। सिंस आपका एल्कीन सेम बन रहा है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? अगर आपको एल्कीन सेम बनता हुआ दिखे तो जो अब हम पॉइंट यूज करते हैं E2 का रेट कंपेयर करने का, दैट इज नंबर ऑफ बीटा H अवेलेबल। नंबर ऑफ बीटा H अवेलेबल, जिसके पास बीटा H ज्यादा होंगे वहां पर जो E2 का रेट है वो ज्यादा ऑब्जर्व होता है। अगर मैं यहां पर देखूं अल्फा बीटा, यहां पर कितने बीटा H प्रेजेंट है? 2 बीटा H प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं अल्फा बीटा, यहां पर 3 H अल्फा, और ये पोजीशन भी तो बीटा था, और यहां पर भी कितने H प्रेजेंट थे? 3 H प्रेजेंट है। टोटल मिलाकर यहां पर कितने बीटा H प्रेजेंट है? 6 बीटा H अवेलेबल है, जिसकी वजह से इन दोनों में हम रेट कंपेयर करेंगे तो सेकंड का रेट फर्स्ट से ज्यादा बताएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इसको यूज करोगे इफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सेम। तो ये पॉइंट का हम यूज करके कंपैरिजन करेंगे। तो ये एक और कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्रॉम E2, इसको समझिए। अगर मैं यहां पर रेट कंपेयर करूं, तरीका क्या होगा? एल्कीन बना के स्टेबिलिटी चेक करने का। तो यहां पर आप चेक करिए, हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी मैं बीटा कार्बन बोल सकता हूं। इस बीटा कार्बन पर CH3 जो है वो वेज पर है, मतलब यहां पर H जो होगा वो डैश पर होगा। सिमिलरली यहां पर भी H जो होगा वो डैश पर होगा। एलिमिनेशन के लिए कंडीशन क्या था? अगर आपका ये वेज पर है तो H कहां पर होना चाहिए? डैश पर। तो यहां पर इस बीटा पे भी H डैश पर है,
इस बीटा पर भी H डैश पर है, मतलब हम दोनों ही साइड से यहां पर एलिमिनेशन कर सकते हैं। और सिंस दोनों साइड आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, आप कहीं से भी H हटाओ, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। तो सपोज हम यहां पर इस H को यहां से हटा रहे हैं और यहां से अल्फा से इस Br को हटा रहे हैं, और इस अल्फा बीटा के बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड क्रिएट करूं तो ये प्रोडक्ट दिखेगा। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर चेक करिए, अगेन हेलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। अब यहां पर आप देखोगे तो CH3 वेज पे है, तो H कहां पे है? डैश पे, और यहां पे जो H होगा वो आपका वेज पर होगा। विच मीन्स यहां पर अगर आप एलिमिनेशन के बारे में सोचोगे तो एलिमिनेशन सिर्फ कौन से साइड से पॉसिबल है? यही साइड से पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों आपका वेज डैश पर है, मतलब एंटी टू ईच अदर है। यहां पर इस H को आप यूज करके एलिमिनेशन नहीं कर सकते। तो यहां पर जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, इस H को हटाएंगे, इस Br को हटाएंगे, और यहां पर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अगेन इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहां पर बस इतना सा डिफरेंस था कि यहां पर जो आपका H है वो यहां से भी रिमूव हो सकता था, लेकिन यहां पर ये H को आप रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, यहां पर चेक करिए, Br वेज पर है, CH3 डैश पर है, मतलब यहां पर जो H होगा वो आपका वेज पर होगा, ये भी डैश पर है, यहां पर जो H होगा वो भी आपका वेज पर होगा। दिस इज अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, दिस इज ऑल्सो बीटा पोजीशन। यहां पर क्या एलिमिनेशन पॉसिबल है? ये दोनों ही आपको कहां पर दिख रहे हैं? वेज पर। ये दोनों भी आपको कहां पर दिख रहे हैं? वेज पर। विच मीन्स हम यहां पर बोल सकते हैं देयर विल बी नो E2 रिएक्शन। और अगर यहां पर E2 हो ही नहीं रहा होगा तो इसका तो रेट जो होगा वो सबसे कम होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इन तीनों में इसका रेट तो सबसे कम होगा। क्लियर? अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यहां पर एल्कीन के बारे में सोचिए, एल्कीन आपको क्या सेम दिख रहा है? यहां पर और यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों में एल्कीन का स्टेबिलिटी सेम आएगा, दोनों आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। यहां पर बस ये वेज पर है, यहां पर डैश पर है, बट अगेन इससे एल्कीन का स्टेबिलिटी पे यहां पर कोई असर नहीं आएगा। दोनों में आप अल्फा H काउंट करोगे तो सेम ही आएगा, विच मींस एल्कीन यहां पर सेम बन रहा है। तो हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ बीटा H अवेलेबल। अगर आप यहां पर एलिमिनेशन की बात करते तो कितने बीटा H अवेलेबल थे? यहां पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों H को यूज करके आप एलिमिनेशन कर सकते थे, विच मींस यहां पर 2 बीटा H was available। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर कितने बीटा H अवेलेबल थे? यहां पर इस H को आप यूज नहीं कर सकते थे, एलिमिनेशन सिर्फ यहां से पॉसिबल था, तो यहां पर 1 बीटा H was अवेलेबल। और सिंस यहां पर एल्कीन सेम बन रहा है तो हम बीटा H के कंसेप्ट को यूज करेंगे, और इन दोनों में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट का रेट सेकंड से ज्यादा आएगा, क्योंकि यहां पर जो बीटा H अवेलेबल है वो ज्यादा है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा जहां पे हम इस कंसेप्ट को यूज करके यहां पर रेट ऑफ E2 कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर?